Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gahukar and CSEET में बिजनेस एनवायरनमेंट का 25 मार्क्स का सिलेबस ये मेरी जिम्मेदारी है एंड या हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. उसके पहले मुझे बताओ कि तुम इसमें से कौन से फिश हो. आप जो ये वीडियो देख रहे हैं कौन से फिश हो तुम. अच्छा, तो ब्लू वन पक्का. तो ऐसे लोग, हाँ जी बोलिए. तो ऐसे लोग जो ब्लू फिशेस है वो कुछ डिफरेंट है. ऐसे लोग कुछ नया करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप. पिक्चर्स नाम की वेब सीरीज तो आप देख ही रहे होंगे. देखा है क्या पिक्चर्स? देखना जरूर. आपके एग्जाम खत्म होने के बाद पिक्चर्स का 2 सीजन, आज सेकंड सीजन भी आ चुका है. अब जरूर देखना. स्टार्टअप्स में क्या दिक्कतें होती है और वो क्या करते हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ है. हमारा ये चैप्टर है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा बंदा जो रिस्क लेके कुछ इनोवेट करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर. एक ऑर्गेनाइजर जो सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करके आपके लिए ले आता है वो है ओके एंटरप्रेन्योर. और हमारे पास नए नए कंसेप्ट्स आए जैसे गूगल. हु आर द ओनर्स ऑफ गूगल? एनीवन? एनी क्लू? वेरी गुड आदि. Larry Page and Sergey Brin. These are the owners of Google. They were the entrepreneurs. They still are rather. ऐसे लोग जो मार्केट में कुछ नया लेके आते हैं, स्टैंड आउट होता है, उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ठीक है. हु इज ही बताएंगे मुझे? स्टीव जॉब्स है. इन्होंने आईफोन्स, आईपॉड ये सब लॉन्च करके पूरी दुनिया बदल दी है. इन्होंने विंडोज लाके दुनिया बदल दी. हु इज ही? The founder of Microsoft, Bill Gates. Very good, Nikhil. The founder of Microsoft, Bill Gates. अब एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ ऑर्गेनाइज होके काम नहीं बनता. और ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए सारे अमेरिकन एग्जाम्पल्स हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में इलॉन मस्क भी आ जाएगा तो साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन है वो. सारे अमेरिकन एग्जाम्पल्स है ये. सर हमारा बाबू भैया कब बनेगा एंटरप्रेन्योर? हमारे बाबू भैया को कब मिलेगी अपॉर्चुनिटी? हमारे बाबू भैया कब बनेंगे हीरो? सो हमारा ये जो चैप्टर है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. हमें गवर्नमेंट की तरफ से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन से इनिशिएटिव्स हैं ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. चैप्टर का थीम समझाए. गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लाए गए जिससे एंटरप्रेन्योर्स को फॉस्टरिंग मिलेगी, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट मिलेगा. ये हमारा चैप्टर है. कुछ तो आपको पहले से ही पता होगा. मेड इन चाइना. मेड इन चाइना से हम लोग बहुत परेशान थे. हर दूसरी चीज, हर तीसरी चीज चाइनीज हुआ करती थी. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव है बताओ? नहीं, मेड इन नहीं, मेक इन इंडिया. ओके, ये हमारे सामने हुआ है. मोदी जी ने लॉन्च की है ये. ओके, ये कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया की. तो चलो देखते हैं. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, ये चैप्टर है. इट्स अबाउट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लिए इंडिया में? तो सबसे पहला है इसमें मेक इन इंडिया. आ जाइए. Businesses from across the globe and not merely the Americas consider Make in India as a breakthrough policy of the new India. Breakthrough यानी एक ऐसा पॉलिसी जो इंडिया को हमेशा के लिए बदल देगा. ये वर्ड्स ना ब्रेक थ्रू वगैरह अब हमें धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी में लाने पड़ेंगे. हम एक बेटर स्टूडेंट बनते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे. तो इंग्लिश हैज टू बी वेरी पॉलिश्ड. ब्रेक थ्रू पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो बदल देगी इंडिया का फ्यूचर. द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन सितंबर 2014. सून आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर. सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ है. एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये, गोल्ड. आपको तो पता है डेट्स की और इकोनॉमिक्स की कितनी अहमियत है. As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into a global manufacturing hub, as contained a draft of proposal to attract investment from both local and foreign corporate houses. So guys, ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के कारण ये इंडिया का प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है.
जिसके कारण इंडिया को हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में अगर हमें बदलना है तो हमें लगेंगे पैसे, और इंडिया के पास पैसे नहीं है। तो इसलिए इन पॉलिसीज की हेल्प से हम लोग क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? इन पॉलिसीज की हेल्प से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस का भी इन 25 की एरियाज। सर कौन से की एरियाज है? 25 की एरियाज। गाइस अगेन नंबर्स बिकम इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू एग्जाम है। तो 25 की एरियाज में इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है। कौन से एरियाज को बूस्ट मिलने वाला है? सबसे पहला जो एरिया है वो है सबसे पहला एरिया जिसको बूस्ट मिलने वाला है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार सेक्टर। ओके, दूसरा ऑटोमोबाइल के बाद ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, उसके बाद एविएशन, ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, जिससे स्पीड बढ़ जाए। अगर ट्रैवलिंग की स्पीड बढ़ जाती है तो समय कम लगता है, और समय कम लगता है तो बिजनेस प्रॉस्पर होता है। तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, देन केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड बीपीएम यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, को ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल्स? Correct. Medicines, then port and shipping, railways, renewable energy, roads and highways, space, textile and garment, thermal power, जिससे हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जैसे ये कौन सी जगह बताएंगे मुझे? कौन सी जगह है? कम ऑन, इजी है ये तो। This is Kashmir. This is Niagara Falls, United States. Correct? ये भी एक ब्यूटीफुल जगह है, इंडिया में कहीं है। बताएंगे कौन सी जगह है? निखिल आपको तो जरूर पता होगा बेटा। कम ऑन जी। कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में बताओ? छत्तीसगढ़ में है ये। चित्रकूट वाटरफॉल्स है ये, ठीक है। सो गाइस, हमारे सेंट्रल इंडिया में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता चित्रकूट वाटरफॉल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया में टूरिज्म को भी बूस्ट देने की बहुत जरूरत है। सिंगापुर, अभी मैं रिसेंटली सिंगापुर जाके आया, पूरी तरह आधा इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है उनका। मॉरिशस पूरी तरह, मालदीव्स पूरी तरह टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह गाइस। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, फील गुड, वेलनेस, ये सारी चीजों में हम लोग इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सो गाइस इन सब में इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। तो 25 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, with this scheme the government has increased FDI limit in various industries to attract foreign investment and participation. FDI, give me the full form of FDI, anyone? Come on Aditya, Nikhil, come on, FDI का full form? Absolutely correct. The answer is foreign direct investment. FDI is foreign direct investment. तो इंडिया में FDI के थ्रू कौन आया है? Any idea? Any example? Amazon जो आया है इंडिया में FDI के थ्रू आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट्स कितनी होगी? इस पे बहुत लिमिट थी, पहले 25% ज्यादा अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब कुछ सेक्टर में तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, ठीक है। एफडीआई से एफडीआई में ज्यादा पैसा आता है, पैसा आ गया तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, एंड या दैट्स दैट। So it has established an investor facilitation center to assist foreign business to locate partners and sites. With a slew of measures have been initiated for domestic companies, which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative in his Independence Day address in 2015. So guys,
इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, यानी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, फॉरेन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया स्कीम बनाने से काम नहीं चलता, इसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेक इन इंडिया। इसमें 25 सेक्टर में, 25 अलग अलग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल से लेके वेलनेस तक, ठीक है, ऑटोमोबाइल से लेके वेलनेस तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टूरिज्म तक, हर जगह पैसा लाने की कोशिश की जा रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। डोमेस्टिक सोर्सेस से भी आता है, लेकिन इंडिया में ओवरऑल पैसे की कमी है। अमेरिकन, ब्रिटिश, पीपल फ्रॉम सिंगापुर, पीपल फ्रॉम दुबई, पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वहां से इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, एफडीआई। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया। तो गाइस जस्ट चेक करो, इस स्टैंड अप इंडिया का लोगो चेक करो और मुझे बताओ क्या क्या नजर आ रहा है आपको इस लोगो में, क्या नजर आ रहा है इस लोगो में, ध्यान से देखो जरा। मैन दिख रहा है यहां कहीं? ओके, नाउ लिसन अप चिल्ड्रन। ठीक है, नॉट बैड, आई एम ग्लैड कि आपने थोड़ा मेहनत किया इसके ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस ने स्टैंड अप इंडिया कॉन्सेप्ट लाया है। सर इसमें क्या होता है? इसमें आसानी से वुमेन एंटरप्रेन्योर और बैकवर्ड क्लासेस के, एससी एसटी क्लासेस के एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दैट्स स्टैंड अप इंडिया। आ जाओ, द की एलिमेंट्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया scheme are as under. सबसे पहले title of the scheme, stand up India scheme is for financing SC ST scheduled caste and scheduled tribes and women entrepreneurs के लिए ये स्कीम बनाई गई है। सो गाइस ध्यान रखना, अगर आपने लोगो ध्यान से देखा है तो आपको इसमें वुमेन मिलेगी, ऑफ कोर्स दिस इज अ मेल, बट हाँ स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये स्कीम है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम बनाई है जिससे उन्हें आसानी से लोन मिल जाए। वैसे आजकल बिजनेस में कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन को जरूरत है, बिजनेस में पैसों की सबको जरूरत होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन, कितना कितना लोन मिल जाएगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन मिल जाएगा, to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up greenfield enterprise. So guys ये जो स्टैंड अप स्कीम है ये आप अलग से मेंशन कर लो, कहीं लिख लो, स्टिकी नोट बना लो। 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक बैंक की हर ब्रांच, जो हर एसबीआई की, जैसे एसबीआई की लगभग 24,000 शाखाएं है, 24,000, तो हर ब्रांच ने कम से कम एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बंदे को और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लोन देना ही पड़ेगा। तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको एक ऐसा बंदा टू सेटअप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ग्रीनफील्ड क्या होता है? एक ऐसा एंटरप्राइज जो शुरू से शुरू हुआ हो, जिसमें पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो। ग्रीनफील्ड के बारे में और जानना है, लिखना है आपको, तो आप ये लिख सकते हैं। सो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है जिसमें पहले से कुछ नहीं बना है, पूरा जीरो से शुरू किया जाता है वो प्रोजेक्ट। अगर अगर वहां कुछ बना हुआ है, उस फील्ड पे कुछ बना हुआ है ऑलरेडी और उस पे काम किया जाता है, तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो गया, लेकिन काम में पड़ेगा ये आपके कभी ना कभी।
सो कम से कम कितना 10 लाख से लेके कितना लोन देना है? 1 करोड़ तक. This enterprise may be manufacturing, services, agri-allied activities or trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding or controlling share should be either schedule का schedule tribe और a woman entrepreneur. तो जो भी आप बनाओगे, जो भी बिजनेस होगा, अगर नॉन इंडिविजुअल है तो कम से कम 51% इन लोगों का होना चाहिए शेयर, जिसके लिए ये स्कीम बनी है. आप समझ रहे हो? अगर स्टार्ट अप इंडिया के अंदर अगर हम लोग किसी को लोन देना चाहते हैं, इंडिविजुअल है तो कोई टेंशन ही नहीं है. नॉन इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, या फिर अगर मान लो कंपनी बना ली इन लोगों ने, तो 51% शेयर किनका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जिनके लिए ये स्कीम है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए. एलिजिबिलिटी किस किस को मिलेगा? ये ऑफर किस किस को मिलेगा? ये लोन किस किस को मिलेगा? SC, ST and women entrepreneurs above 18 years of age. Loans under the scheme is available for only greenfield project. Greenfield signifies in this context the first time venture of a beneficiary in the manufacturing, services और ट्रेडिंग सेक्टर, जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं और पुराना कोई प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी इधर SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं. बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक. हाँ, जो भी बोरोवर होगा उसने पहले किसी से लोन लेके नहीं चुकाया, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी बोरोवर होगा उसने पहले कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोन लिया लेकिन पैसे चुकाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल. अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो. डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. लोन नेचर ऑफ लोन कंपोजिट लोन इंक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल लोन. यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन 10 लाख से लेके 100 लाख तक, यानी 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है. पर्पस ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्री अलाइड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए. एंड ट्रेडिंग सेक्टर ऑफ SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर. साइज ऑफ द लोन जो साइज रहेगा आपके लोन का वो कितना रहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साइज? साइज यानी क्या? यानी आपको जितना भी पैसा आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, हम लोग उसमें से लोन जो प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, ये सवाल है. हम जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे? हम आपको 85% लोन प्रोवाइड करेंगे. यानी अगर मान लेते हैं आपको 10 लाख की जरूरत है तो लोन आपको 8,50,000 रुपए का मिलेगा. 15% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी तो सीरियस रहोगे ना आप. आपका खुद का भी पैसा फंसा रहेगा तभी सीरियस रहोगे आप. सो size of the loan composite loan of 85% of the project cost including term loan and long term loan and working capital and a short term loan. The stipulation of loan being expected to cover 85% of the project cost would not apply if the borrower's contribution along with convergence support from any other scheme exceeds 15% of the project cost. So guys, आप जो है, ठीक है, आप जो है आपके बंदे ने कम से कम 15% पैसे लाने चाहिए, और जो 85% पैसा है वो आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर बैंक प्रोवाइड करेगा. 85% के ऊपर एक भी रुपए आपको नहीं लोन में मिलेगा. 15% तो आपको खुद लाना पड़ेगा. लेकिन जो 15% वाला जो मैटर है, 15% तो आपको खुद को लाना ही है. लेकिन आपको अगर किसी दूसरे स्कीम के अंदर अगर मान लो आपको 30% लोन मिल गया, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं, ये जो लास्ट लाइन है इसका एक्सप्लेनेशन है. दूसरी कोई स्टैंड अप इंडिया जैसी कोई दूसरी स्कीम है जिसके अंदर आपको 30% लोन मिल गया है, तो इस बार आपको 85% आपको लोन नहीं मिलेगा. फिर आपको 100 में से 30% काट के 70% ही लोन मिलेगा. लेकिन जो भी है आपको 15% पैसा तो खुद का लाना ही है. उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, नॉट टू एक्सीड बेस रेट प्लस 3% प्लस टेनोर प्रीमियम. सो गाइस, ये क्या होता है, ये हम लोग CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे. MCLR क्या होता है, टेनोर प्रीमियम क्या होता है. बस आज ये ध्यान में रख लो, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस लोन पे वो लोएस्ट एप्लीकेबल रेट रहेगा
और वो बेस रेट से 3% और टेनर प्रीमियम का जो भी मिला के जितना भी अमाउंट होता है उससे ज्यादा नहीं रहेगा, कम से कम कोशिश की जाएगी। गाइस स्टमक कर लो, इसको लर्न ही कर लेना। देन security, besides primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand up India as decided by the banks. So guys, आप कोलैटरल सिक्योरिटी दे सकते हो, अपनी जमीन घर गिरवी रख सकते हो, या फिर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंदर भी आप ये लोन पा सकते हो। यानी आपको कोलैटरल में, यानी आपको कुछ चीज गिरवी नहीं रखना है तो भी चलेगा, इतनी तक फैसिलिटी दे दी है। Then repayment, the loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. 7 साल का repayable period रहेगा लोन ऑफ, यानी 7 साल में आपको पैसे लौटाने हैं। और ऐसा पीरियड जहां पे आपको लोन नहीं चुका पाते हो तो ऐसा जो पीरियड है वो 18 महीनों से ज्यादा नहीं रहेगा, 18 महीनों से ज्यादा नहीं रहेगा। लोन इज रिपेबल इन 7 years विद अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। मोरेटोरियम क्या होता है? अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो कोविड के वक्त ना आरबीआई ने हर लोन, जो भी लोन थे लोगों के पास, 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया था कि आपने लोन नहीं भी चुकता किए तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। वैसे ही यहां पे 7 साल में आपको लोन रिपे करना है। और कितना टाइम है जहां पे आपको पैसे नहीं लौटाए, जितना समय आप बिना रीपेमेंट के आपको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, 18 महीने मिलता है। एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये। काफी स्टूडेंट्स को एमसीएलआर का फुल फॉर्म जानना ही होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है ये। बट जैसा मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। Working capital. For drawal of working capital up to 10 lakhs, the scheme may be sanctioned by way of overdraft. Working capital limit above 10 lakh to be sanctioned by way of cash credit limit. तो guys 10% का जो वर्किंग कैपिटल है आपको ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, 10% तक। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो कैश क्रेडिट लिमिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। सो गाइस 10 लाख से भी ज्यादा आपको मिल सकता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है तो ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं आता है, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। उसके बाद द लास्ट वन, margin money. The scheme envisages 15% margin money which can be provided in convergence with eligible central state schemes. While such scheme can be drawn upon availing admissible subsidies or meeting margin money requirements, in all the cases the borrower shall be required to bring in minimum 10% of the project cost as own contribution money. So guys, स्कीम के अंदर 15% मार्जिन मनी भी कवर होता है। स्कीम के अंदर 15% मार्जिन मनी भी कवर होता है। और अगर आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती है, यानी ऐसा हो सकता है कि भाई साहब हम जो है 15% पैसे नहीं ला सकते, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम से आप ला सकते हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोजेक्ट का कम से कम कितना परसेंट पैसा आपको लाना पड़ेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोजेक्ट का आपको कम से कम 10% पैसा लाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट का कम से कम 10% पैसा लाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस दैट्स दैट एंड दैट्स ऑल अबाउट स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? स्टैंड अप इंडिया किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे कॉन्सेंट्रेट। हाँ करेक्ट। उसके पहली स्कीम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमने पढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सी थी? मेड इन चाइना से हम परेशान थे तो हमने स्कीम बनाई मेक इन इंडिया। कितने सेक्टर्स में एफडीआई की उम्मीद करते हैं? हाउ मेनी सेक्टर्स? 25 सेक्टर्स, राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, केमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेलनेस एंड टूरिज्म, हर एक चीज कवर किया जाता है। और इसके अंदर हम लोग एफडीआई की उम्मीद करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। काफी एरियाज में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया किस पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है?
SC ST एंड वुमेन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसमें लोन मिल जाएगा। कितना अमाउंट का लोन मिलेगा बताओ? 10 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप वगैरह है, तो कम से कम 51% शेयर किनका रहना चाहिए? SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। नेचर ऑफ लोन 10 लाख से लेकर 100 लाख तक, 1 करोड़ तक मिल जाएगा। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के है ये। देन पर्पस ऑफ लोन, SC NT का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, एग्रीप्रेन्योरशिप, कुछ भी कर सकते हो आप। साइज ऑफ द लोन आपको 85% तक आपको पैसा मिल जाएगा, और आपको, ठीक है, 15% पैसा खुद लाना पड़ेगा। लेकिन किसी दूसरी स्कीम से आप ला रहे हो तो फिर उतना पैसा 85% में से कटते जाएगा। इंटरेस्ट रेट MCLR +3% प्लस टेनोर प्रीमियम से ज्यादा नहीं लगेगा, जो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सिक्योरिटी, हम बैंक जो आपको लोन लेगी उसके बदले आपको घर गिरवी रखना है तो रख सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर गिरवी रखने के लिए, तो कोई बात नहीं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम आपके लिए हेल्प करेगी, आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपेमेंट आपको 7 साल में करना है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और मोरेटोरियम पीरियड, ऐसा पीरियड जहां पे आपको पैसे नहीं लौटाए तो भी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। मैक्सिमम जो पीरियड है वो है 18 महीने। MCQ के लिए गोल्ड है ये, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख तक मिल जाएगा ओवरड्राफ्ट के रूप में, और उससे ज्यादा लेना है तो भी मिल जाएगा कैश क्रेडिट के रूप में। थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। मार्जिन मनी 15% मार्जिन मनी गवर्नमेंट कवर करता है, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से। तो गवर्नमेंट की दूसरी भी स्कीम्स आती है ना यार, स्टार्टअप्स के लिए, उसके अंदर आपको अगर पैसा मिलता है तो 15% यहां भी कवर हो जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, 10% पैसा तो एंटरप्रेन्योर खुद का लेके आए, कम से कम 10% पैसा, यह उम्मीद की जाती है। So guys, that was all about स्टैंड अप इंडिया। और भी एरियाज ऑफ कंसर्न है, हम लोग इसमें स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ना है। स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट, उसके बाद स्किल इंडिया कंसेप्ट हमने पढ़ना है, स्किल इंडिया कंसेप्ट हमने पढ़ना है। और उसके बाद हम लोगों ने इंडिया के बाहर कैसे भेजा जाएगा लोगों को, और स्किल डेवलपमेंट कैसी होगी, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में हमने केटर कर लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही ये चैप्टर आता है। ये दूसरा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तो सबसे इजी चैप्टर है, बहुत ही कम पेजेस में आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में भी आपको 7 से 8 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आखिरी जो चैप्टर है उसमें भी आपको ना रफली सबका वेटेज 7-8 मार्क्स का है, 8-9 मार्क्स का है। उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे। Alright guys, so that's it for today as far as the CSEET special success session is concerned. We'll see you in the next lecture super soon. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.